इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, विकलांगजन के अपने चैनल दशमलव में आपका स्वागत है। मैं ललित कुमार और आज मैं पेश कर रहा हूं सैटरडे सवाल की 18वीं कड़ी। हम धीरे धीरे 18वीं कड़ी तक आ पहुंचे हैं। मुझे तो खैर विश्वास नहीं हो रहा है, पर सच तो यही है। जैसा कि मैं शुरू में बताता हूं अपने पिछले हफ्ते के बारे में, अच्छा रहा, उतना अच्छा नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेड था, अच्छा रहा। एक बहुत अच्छी खबर इस बार ये रही कि हम दशमलव परिवार में अब 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो ये जाहिर है कि एक बहुत उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। इसके अलावा बहुत सारे काम जैसे कि मेरे साथ लगातार चलता ही रहता है, वो सब रहे, ज़्यादातर पूरे हो गए हैं और इस हफ्ते का जो मेरा शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर क्यों मैं इस बार थोड़ा सा परेशान रहा दशमलव को लेकर, और ख़ास तौर पे एक्चुअली सैटरडे सवाल को लेकर जो आप अभी देख रहे हैं। एक बार को मेरा मन किया कि मुझे सैटरडे सवाल बंद कर देना चाहिए। सैटरडे सवाल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये हम लोगों के लिए इसको तैयार करना, इस एपिसोड को तैयार करना डिफ़िकल्ट काम होता है। इसमें हमारा ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा ऊर्जा लगती है, ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है, उसकी एडिटिंग में समय लगता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने पाया कि दशमलव के दर्शक सैटरडे सवाल को उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना हम उसके अंदर मेहनत करते हैं। कभी कभी हमको भी लगता है कि अगर लोग ही उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियोस के ऊपर ही ध्यान दें। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, हज़ारों की संख्या में लोग अप्रिशिएट करते हैं, सैटरडे सवाल को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे सवाल का और ओवरऑल दशमलव का जो उद्देश्य है वो कहीं खोता हुआ सा लग रहा है। दशमलव का उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है मोटे तौर पे कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ लगेगा, कौन सा ऑफिसर कहाँ बैठता है, इस तरह की चीज़ें। ये सब हम आपको बताते हैं काइंड ऑफ एक्स्ट्रा, एक बोनस के तौर पे। दशमलव का उद्देश्य आपको, विकलांगजन को, एक नई ऊंचाई तक उनके विश्वास को उठाना है, उनके जीवन को उठाना है। ये फॉर्म्स भरना, जॉब के लिए जद्दोजहद करना, ये सब जीवन का ज़रूरी हिस्सा ज़रूर है, लेकिन केवल यही जीवन नहीं है। सैटरडे सवाल के बारे में जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं उसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बहुत लंबा होता है, आप छोटा वीडियो बनाइए। लोगों को ये लगता है कि हम 50 सवालों के जवाब दें लेकिन 1 मिनट के अंदर जवाब दें। एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ी कि आप बहुत सारा समय जो है क्वेश्चन को पढ़ने में निकाल देते हैं। अब भाई, क्वेश्चन तो जो पूछा गया है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैं खाली अगर आंसर्स आपको बताऊंगा तो फिर क्या तो समझ में आएगा कि किसका क्वेश्चन था और क्वेश्चन था क्या। आप बिना क्वेश्चन को जाने हुए उत्तर कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। इस तरह की ये जो मेंटेलिटी है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। यही दशमलव का मेन उद्देश्य है। आपको आरआरबी के बारे में, वैसे मैं अभी बता दूं कि इस एपिसोड में आरआरबी के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप इस अपेक्षा में हैं कि आरआरबी के कुछ सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसी लिहाज से इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आप अभी इसको देखना बंद कर सकते हैं। आरआरबी के बारे में बहुत सारे चैनल्स गलत सही जैसा भी उनसे बन पड़ता है वो जानकारी देते रहते हैं। आज तो मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे लगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं यूट्यूब पर। इतने अजीब तरीके के, इतने लो क्वालिटी के वीडियोस लोग बनाते हैं और उन वीडियोस को विकलांगजन एक किस्म से गले लगा लेते हैं। उसके अंदर किसी को ये जानने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसमें जानकारी का लेवल क्या है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कुछ नहीं। जस्ट बिकॉज उनके सामने एक सच्चा झूठा जैसी भी एक इन्फॉर्मेशन वैसी रख दी गई है जैसी वो सुनना चाहते हैं, उसी से उनका काम चल जाता है।
दशमलव में हम ये नहीं करना चाहते। दशमलव का उद्देश्य कहीं ज़्यादा बड़ा है और मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि हमारे हज़ारों दर्शकों ने उस उद्देश्य को समझा है और वो दशमलव का लाभ उठा रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे 50,000 दर्शक जो अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं वे सभी इस बात को समझें कि दशमलव का उद्देश्य क्या है और वे अगर इस उद्देश्य से अपने आप को जोड़ सके तो यकीन मानिए आपको लाभ होगा। सो जीवन केवल आरआरबी नहीं है, जीवन उससे बाहर भी है। बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी समझना ज़रूरी होता है क्योंकि उनको समझना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि बात अगर आरआरबी के बारे में होगी तभी हम उसको सुनेंगे। ज़रूरी नहीं कि अगर बात जॉब से संबंधित होगी तभी हम उसको सुनेंगे। जीवन में और भी बहुत कुछ होता है जो हमें जानना समझना चाहिए। सो ये मेरी एक परेशानी इस पूरे हफ्ते बनी रही और मैंने कई बार इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया कि क्यों ना हम सैटरडे सवाल को बंद कर दें और जो हम रेगुलर अपने वीडियोस पब्लिश करते हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान दें। तो फिलहाल मैंने ऐसा नहीं डिसाइड किया है कि हम सैटरडे सवाल को बंद करेंगे, लेकिन अगर जो रिस्पॉन्स लोगों का ऐसा ही रहेगा तो फिर हम भी यही सोचेंगे ना कि हम भी जल्दी वीडियो बनाएं। एक सैटरडे सवाल को बनाने में मुझे 2 दिन कम से कम लगते हैं, तो मैं क्यों ना उन 2 दिन के अंदर एक सैटरडे सवाल की जगह 10 या 15 लो क्वालिटी वीडियोस बना के आप लोगों के सामने रख दूं। इससे तो मुझे फ़ायदा ही है ना। लेकिन मैं नहीं ऐसा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको क्वालिटी जानकारी मिले। मैं चाहता हूं कि आपको जो विश्वास है, जो जीवन है, उसको समग्रता में देखने का एक नज़रिया मिले। अब एक कमेंट मैं अभी आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, अभी मेरे पास आई है कि उस कमेंट में बहुत छोटी सी कमेंट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कहाँ और कैसे बनते हैं बताइए। अब ये कोई कमेंट है, फिजिकली हैंडीकैप कहाँ और कैसे बनते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें एक शब्द मिस हो गया है। फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे बनता है पूछा ये जा रहा है, लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों को आपको एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिटेल्स पे ध्यान देना है ये इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी में आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती है, ऑनेस्टली मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आरआरबी के अंदर जितनी वैकेंसी है आरआरबी वाले अपनी उन वैकेंसीज को भर लेंगे। जितने विकलांगजन की पोस्ट है वो भर ली जाएंगी, विकलांगजन को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना भी है कि जब आप इस तरह से लिखें तो आप कीवर्ड्स को मिस नहीं कर सकते। आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। जीवन के कई और भी आयाम होते हैं जिसमें आपको विकसित होने की आवश्यकता होती है। तो ये जो छोटी छोटी कमेंट्स हैं ये बात को बताती हैं कि आप सारी चीज़ों को कितना ज़्यादा नॉन सीरियसली ले रहे हैं। अपने जीवन को, पूरे जीवन को आप कितना ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं और केवल एक ही चीज़ है जिसको आप महत्व देते हैं, जॉब। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, जॉब को ज़रूर महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। सो ये एक उदाहरण था कि किस तरह से लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या लिखते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन को समग्रता में ऊपर उठाना चाह रहे हैं और यकीन जानिए कि यही लोग होंगे जो अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद जिनको देखकर बाकी लोग कहेंगे वाह क्या जीवन है। सो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप केवल और केवल अपनी जीवन को एक छोटे से बिंदु पे फोकस कर देना चाहते हैं या आप उसको एक उसके विस्तार में एक व्यक्ति के तौर पे ऊपर उठना चाहते हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इस बार हमें कुछ बहुत अच्छी कमेंट्स दी हैं। मैंने पिछले सैटरडे सवाल में 2 प्रश्न सामने रखे थे और मैंने कहा था कि जो हमारे दर्शक हैं वो अगर इन विषयों से संबंधित उनके पास जानकारी है तो हमें डिटेल में बताएं। सो कुछ
हमारे दर्शकों ने हमें जानकारी दी है और सैटरडे सवाल नंबर 17 पर की कमेंट्स में आपको इन लोगों की कमेंट्स मिल जाएंगी और इनसे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। इनकी कमेंट्स में से जो जानकारी निकल के आ रही है उसको समेट कर मैं जल्दी ही एक वीडियो भी पब्लिश करूँगा। सो मैं उन लोगों के नाम आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जिन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी है। UDID कार्ड के बनवाने की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में जिन लोगों ने आंसर दिया वो हैं लालचंद सैनी, पुरुषोत्तम साहू, संदीप कुमार प्रजापति, बस्ती राम, अंकित सिरोही, गिरीश कुमार, प्रकाश पटेल और संजीव श्रीवास्तव। इसके अलावा एक और प्रश्न था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आपने कभी NHFDC से लोन के लिए अप्लाई किया है, और अगर किया है तो क्या आपको मिला है, और अगर मिला है तो डिटेल्स बताएं। तो एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अच्छी डिटेल में अपनी बात बताई है और इनका नाम है सेवक अमित। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कमेंट्स पढ़कर जाने कितने सारे लोगों को एक दिशा मिलेगी, एक मार्गदर्शन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस हफ्ते के अपने स्टार कमेंटेटर से मिलाने का समय है। इस हफ्ते हमारे 3 स्टार कमेंटेटर्स हैं, अंगद सिंह, विठल राजपुरोहित और कलाराम राजपुरोहित। इन तीनों ने बहुत अच्छी कमेंट्स की सैटरडे सवाल 17 के एपिसोड पर, और दूसरे लोगों के जो प्रश्न थे उनको उनका आंसर दिया और उनको मदद करने की कोशिश की। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे सैटरडे सवाल आगे बढ़ रहा है, मेरा ये जो धन्यवाद है आप लोगों को, ये और भी ज़्यादा दिल से निकल रहा है, क्योंकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझसे वो संभाले नहीं संभल रही, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति, जो भी हमारा दर्शक दूसरे लोगों की कमेंट्स का जवाब देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मुझे भी मदद मिलती है। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने ज़्यादा सवाल पिक नहीं किए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये बात मन में बैठी है कि लोग सैटरडे सवाल को उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं जितना मैंने सोचा था कि करेंगे। सो इसलिए मैं सैटरडे सवाल को छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब छोटा रहेगा तो सवाल ऑटोमेटिकली कम ही आएंगे। पहले सवाल के तौर पर मैंने जिस कमेंट को पिक किया है उसको पढ़ता हूँ। सर, मैं 75% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मेरी एज 23 साल है। मैंने अभी तक कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं। जब मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आखिर क्यों विजुअली हैंडीकैप्ड के साथ प्रैंक किया जाता है, मजाक किया जाता है। मैथ्स और रीजनिंग जैसा सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पहले गॉड ने हमें इस तरह की सज़ा दी है, उसके बाद जब रिक्रूटमेंट बोर्ड इस तरह के मजाक करती है विजुअली हैंडीकैप्ड के साथ तो मैं काफ़ी असहाय महसूस करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की जगह इंटरव्यूज़ क्यों नहीं हो सकता डिसेबल्ड पर्सन्स का, या फिर कोई और ऑप्शन। ओके, सो इस कमेंट के अंदर कई बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैंने इसको पिक किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको स्क्राइब और रीडर की सुविधा मिलती है। हालांकि मैं ये जानता हूँ, कमेंट्स जो आप लोगों की आती हैं उसके ज़रिए मैं इस बात को जानता हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन सुविधा मिलती है। अगर आप कोशिश करें तो आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पर सुविधा है। तो मैथ्स और रीजनिंग जैसे केसेस में आपके लिए स्क्राइब और रीडर की सुविधा है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्राइब और रीडर के बारे में मैंने देखा कि कई लोगों ने पूछा कि
को नहीं मिल रहा है स्क्राइब, तो वो क्या करें? मैंने बताया था अपने वीडियो में कि स्क्राइब की व्यवस्था करना उस एग्ज़ाम अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एग्ज़ाम ले रही है। मतलब आप एग्ज़ाम दे किसको रहे हैं, किसने ऑर्गेनाइज किया है एग्ज़ाम को, तो उसी अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आपको उसी से संपर्क करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो जैसे CBSE है या बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो इन संस्थाओं से आपको संपर्क करना होगा और इन्हें ये बताना होगा कि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है। तो ये बात हुई। अब दूसरी वजह ये जिसके कारण मैंने इसको पिक किया है, इस कमेंट को, कि हमारे जो दर्शक है वो इस बात को बिल्कुल ना माने कि भगवान ने उन्हें किसी तरह की सज़ा दी है। ये जो माइंडसेट है इसको बदला जाना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई सज़ा नहीं दी गई है। आपने कभी कोई सज़ा तो उसको दी जाती है जिसने कोई बुरा काम किया हो। सो हम क्यों ये मान के चलते हैं, लोग हमें ऐसा कहते हैं, समाज हमको ये बताता है कि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे तो इसलिए आपको ये सज़ा मिल रही है। समाज को हम पता नहीं कब बदल पाएंगे, लेकिन कम से कम हम लोग इस बात को मानना शुरू ना करें कि हमें कोई सज़ा मिली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊंच नीच होती है। विकलांगता ऐसे लोगों को भी हो जाती है जिनका जन्म एकदम स्वस्थ रूप में हुआ था और जीवन के 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे और फिर अचानक कोई दुर्घटना होती है और विकलांगता जीवन में आ जाती है। तो इन चीज़ों का कोई आधार नहीं है इस तरह की बातों को कहने या मानने का कि भगवान ने किसी तरह की सज़ा दी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सबल हैं, आप जैसे हैं अच्छे हैं। आपको प्रकृति ने कुछ सुविधाएं देकर इस धरती पर भेजा है। उन सुविधाओं में कुछ लोगों को ज़्यादा मिल जाती है, वो सुविधाएं कुछ लोगों को कम मिलती हैं। ज़्यादातर लोगों के पास देखने की क्षमता है, आपके पास नहीं है। सो आपको उसी सेट से जो सुविधाएं आपको मिली हैं, आपको उसी सेट से अपना जीवन जीना है और ये सिद्ध करके बताना है कि उतनी कम सुविधाओं के अंदर भी जीवन बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। यही हमारा उद्देश्य है। और जहाँ तक बात ये है कि केवल इंटरव्यू क्यों नहीं हो सकता या कोई दूसरा ऑप्शन, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि इंटरव्यू से नहीं जानी जा सकती। उसके लिए आपको लिखित एग्ज़ाम लेना होगा। और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो केवल लिखित एग्ज़ाम से नहीं जानी जा सकती, उसके लिए इंटरव्यू भी लेना होता है। तो ये एग्ज़ाम के अलग अलग अंग हैं, उसके अलग अलग पोर्शंस हैं जिनका अपना अपना महत्व है और उस महत्व को हमको स्वीकारना चाहिए। जो सुविधाएं आपको दी गई हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए और मुझे यकीन है कि सूनर और लेटर आपका कोई ना कोई अच्छा एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब अगली कमेंट पर आते हैं। इसमें लिखा गया है, हेलो सर, पीठ के पीछे जो कुबड़ यानी कि हम्प होता है उस बीमारी को दिव्यांग एक्ट में शामिल किया गया है या नहीं, और अगर किया गया है तो ये बीमारी किस में शामिल है। सो हमारे दर्शक काइफोसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें कमर स्पाइन में एक मोड़ आ जाता है और उसकी वजह से कमर में एक उभार आ जाता है जिसे कुबड़ कहा जाता है। सो ये एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो अगर आपके जीवन में उसकी वजह से कोई फंक्शनल आपकी रिक्वायरमेंट, कोई फंक्शन आपका रुकता है, तो ज़रूर आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिल सकता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 में शामिल है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी ये जो समस्या है ये आपके जीवन में बाधक है, तो आप अपने निकट के किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिल सकता है और कितने प्रतिशत का मिल सकता है। अगली कमेंट में लिखा गया है कि सर प्रणाम, मैं 100% लो विजन हूँ, दिव्य नयन डिवाइस कैसे मिलेगा। इस कमेंट में हमारे दर्शक कह रहे हैं कि उनको 100% दृष्टि बाधिता है। दिव्य नयन नाम से एक डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं।
दिव्य नयन डिवाइस के बारे में मैं अलग से एक वीडियो करूंगा, बहुत अच्छी डिवाइस है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एंड्रॉयड ऐप की तरह भी उपलब्ध है। आप इसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो ऐप है ये केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए काम की चीज़ हो सकती है। ये बेसिकली एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, यानी ये लिखी हुई, आप इसको लिखी हुई कोई चीज़ दीजिए तो ये उसको पढ़ के सुना देता है। तो इसमें आप जब इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं और आप किसी किताब के पन्ने का एक फ़ोटो लेते हैं तो उस फ़ोटो में जो टेक्स्ट आया है उसको ये सॉफ्टवेयर पढ़ सकता है और वो आपको वापस सुना सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट को स्पीच में बदलने का ये काम करता है। अब कितनी एक्यूरेसी से करता है ये देखने का विषय है। इसके बारे में जब मैं अलग से वीडियो करूँगा तो आपको अपना एक टेस्ट करके भी बताऊँगा। इसमें हिंदी को पढ़ने में दिक्कत आ सकती है शायद, या जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अंग्रेज़ी को पढ़ने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी उन्नत है। ये दिव्य नयन नाम से एक ऐप है एंड्रॉयड के लिए जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कमेंट है, सर मुझे 6 माह की उम्र में पोलियो हो गया था। अब मेरी उम्र 20 वर्ष है। बचपन से लेकर अब तक इस बीमारी के कारण मेरी स्थिति में विकार ही होता रहा है। मैं पढ़ाई की वजह से अपने इलाज के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि पोलियो करेक्टिव सर्जरी में कितने दिनों तक मुझे बेड पर रहना पड़ेगा। ये थोड़ी पुरानी कमेंट है, मिस हो गई थी मुझसे, पर आज अचानक सामने आई तो मैंने इसको पिक किया क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का यही सवाल हो सकता है। पोलियो करेक्टिव सर्जरीज़ के बारे में मैंने एक वीडियो किया था, तो एक तो आप उसको देख लें। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब जो प्रश्न है कि कितने दिन तक बेड पर रहना पड़ेगा, देखिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो समस्या है वो क्या है। पोलियो के कारण हड्डियों में जो विकार आ जाते हैं, हमारा जो ढांचा है हड्डियों का, जो हमारा स्केलेटन है वो कितना बिगड़ जाता है। तो जितना ज़्यादा बिगाड़ हो चुका है, जितना ज़्यादा विकार आ चुका है, उतनी ही ज़्यादा सर्जरी करनी पड़ सकती है और उसी के हिसाब से समय भी ज़्यादा लग सकता है। जब मेरी सर्जरीज़ हुई थी तो मुझे तकरीबन 2 साल लगे थे और उसमें से लगभग 1.5 साल मैं पूरी तरह से बेड पर रहा था। सो ये एक काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है कि हम सब लोग लगातार अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हमारे जो दर्शक हैं इनकी उम्र 20 वर्ष है। सो 20 वर्ष की उम्र में आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक बेड पर रहना आसान नहीं होता। सो मुश्किल तो है, पर कहीं ना कहीं आपको जाके एक निर्णय लेना ही होगा कि ओके ये टाइम है जहाँ पे मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं पोलियो करेक्टिव सर्जरीज़ करा लूँ। और जैसे जब मैंने कराई थी, अगर मैं अपने उदाहरण से बताऊं तो जब मैंने ये सर्जरीज़ कराई थी तो मैंने अपनी पढ़ाई को रोका नहीं था, उसको मैं बेड से ही उसको कंटिन्यू करता रहा। काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने उसको रोका नहीं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके लिए सही टाइम है, आप करेक्टिव सर्जरीज़ के लिए जाइए। इसके बारे में भी मैंने जैसा बताया कि नारायण सेवा संस्थान में ये फ्री में होती हैं सर्जरीज़। और ये भी मैं एक बार इसमें फिर से रिपीट कर दूं कि इन सर्जरीज़ का जो लाभ है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि उन्हें लाभ की जगह नुकसान हो गया, क्योंकि सर्जरी है, ऑपरेशन है और एक नहीं कई होते हैं। तो ऐसा लग सकता है आपको कि आपकी जो दशा है वो ख़राब हुई है, लेकिन डॉक्टर्स की मंशा ऐसा कुछ भी करने की नहीं होती। वो आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा कि सर्जरी शुरू कराने से पहले आप अच्छे से डॉक्टर से सलाह ले लें
सब कुछ पता कर ले, कितनी सर्जरी होगी, कितना समय लगेगा, क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, वो सब पूछ लें। और जब आपको लगे कि आप कराना चाहते हैं तभी आगे बढ़ें। सो ये मेरा इस पर इनपुट था। और अब मैं लास्ट कमेंट पिक कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया है, सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती है? जैसे कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवाए तो उसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, या फिर कोई व्यक्ति मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है? सर आजकल लोग इस मामले में पर ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कृपया आपसे विनती है कि इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं। इस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन जैसा आपने कहा कि लोग शायद इसको लेकर कन्फ्यूजन में हैं, तो मैंने सोचा कि इस कन्फ्यूजन को दूर कर ही दिया जाए। देखिए, मेडिकल अथॉरिटी और चीफ मेडिकल ऑफिसर में कोई फ़र्क नहीं है। मेडिकल अथॉरिटी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसको वो अधिकार दिया गया है कि वो आपके लिए सर्टिफिकेट बना सके। तो मेडिकल अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई वो बहुत ऊंची चीज़ है और चीफ मेडिकल ऑफिसर उससे नीची चीज़ है, ऐसा नहीं है। अथॉरिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक मेडिकल बोर्ड जो आपकी विकलांगता की जो दशा है उसकी जांच करता है और उसके हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट बना के देता है। तो चाहे वो आप मेडिकल बोर्ड से बनवाएं, चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवाएं, किसी अस्पताल में जाके बनवाएं, बड़े अस्पताल में जाके बनवाएं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, सभी बराबर रूप से मान्य होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट ज़्यादा मान्य होता है और दूसरे के द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट कम मान्य होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसने बनाया है सर्टिफिकेट उसके पास बनाने की अथॉरिटी होनी चाहिए। अब जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है। तो जब भी कभी वो आपको इवैल्यूएशन के लिए बुलाएंगे तो वो एक बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें एक डॉक्टर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितना भी वो चाहें, और वो बोर्ड आपके लिए आपकी जांच करता है और आपको सर्टिफिकेट देता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर ये कन्फ्यूजन आपको है या आपके आसपास किसी को भी है तो इस कन्फ्यूजन को मिटा दीजिए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ये है कि आपका सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी मतलब कि किसी सही जगह से मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके उससे लिखवा लें, वो मान्य नहीं होता। सो चीफ मेडिकल ऑफिसर, बड़े अस्पतालों में जो मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं, वो इन सब की मान्यता बराबर है। सो कम सवाल लेने के लिए मैंने कहा था और यहीं पर मैं अपने सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करता हूं और इस वीडियो को भी ख़त्म करता हूं ताकि ये जितना छोटा रह सके उतना छोटा मैं इसको कर दूं। आई डोंट नो कितने मिनट का वीडियो हो गया होगा, पर फिर भी अगले सैटरडे सवाल तक अगर मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि मैं अगले सैटरडे सवाल में आपसे फिर मिलूँगा। और अगर नहीं भी मिला, सैटरडे सवाल बंद कर दिया, तो भी जो दूसरे वीडियोस हैं उसमें आपसे भेंट होती रहेगी। नमस्कार।